ये वो एरिया है जो हिमाचल बॉर्डर को भी जोड़ता है और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को भी जोड़ता है, यानी दो सीमाएं लगती है। यहाँ पर अचानक से मज़ारों की बाढ़ सी आ जाती है। मज़ार के अंदर से तो कुछ नहीं निकला था जी, और ये तोड़ी थी जंगलात वालों ने, वन भूमि पर बनी है अवैध कब्जा करके। ये मज़ार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मज़ार कहलाती है और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी की मज़ार है यहाँ पे। तो ये मज़ार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है। जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा ले। ये जिहाद लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। 24 से पहले देश में क्या एक बड़ी साजिश रची जा रही है, इसी को लेकर आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। खुलासा यह कि कैसे मजहब के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, कैसे देखते ही देखते सरकारी और वन विभाग की जमीनों पर सैकड़ों मजारें बना दी गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि जमीनों को बाकायदा चिन्हित किया गया, वहां पर नकली कब्रें बनाई गई और फिर उस पर बड़ा स्ट्रक्चर यानी परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, जबकि वन विभाग की जमीन पर ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर लैंड जिहाद या फिर कह लीजिए जमीन हथियाने का बड़ा कारोबार चल रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार इस समय काफी गंभीर हो चुकी है, जिसको लेकर राज्य सरकार लगातार सरकारी और वन भूमि पर कब्जे पर लगातार बुलडोजर चला रही है। हम इस वक्त खड़े हैं राजाजी नेशनल पार्क के उस बॉर्डर पर जहां उत्तराखंड और यूपी को जोड़ता है। देखिए, ये मेरे पीछे राजाजी नेशनल पार्क का बॉर्डर लगा हुआ है और ये सीधा सीधा रेंज है, हाथियों की रेंज है ये। और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह का ये अतिक्रमण है, इसको लेकर राज्य सरकार तो गंभीर हो ही चुकी है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने भी इस पर एक दिशा निर्देश दिया था राज्य सरकार को और ये कहा था कि जो धर्म के नाम पर जो इस तरह के कब्जे हैं उन्हें जल्दी से सख्ती से हटाया जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार इस बुलडोजर की कार्रवाई में कितने ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्तीकरण करती है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, देहरादून। तो अभिषेक की ये रिपोर्ट आपने देखी है। आगे अभिषेक की और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे भी, उनसे हम जानेंगे कि कैसे धर्म के आधार पर सरकारी जमीनों का कब्जा, जिस देवभूमि में कुछ वर्षों तक मजारों का नामो निशान नहीं था, उसी उत्तराखंड में देखते देखते अवैध मजारों की गिनती बेतहाशा बढ़ चुकी है। इस अवैध लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। धामी सरकार ने ऐसी सैकड़ों मजारों को चिन्हित किया है जो अवैध रूप से बनाई गई हैं। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा ले। ये जिहाद लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। तो आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि ये लैंड जिहाद नहीं चलेगा उत्तराखंड में, जो अब तक हुआ, लेकिन आगे ऐसे सारे अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे उत्तराखंड में अवैध रूप से निर्मित मजारों पर धामी का बुलडोजर गरज रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की एक और रिपोर्ट आप देखिए। मैं इस समय खड़ा हूं देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में और ये वो एरिया है जो हिमाचल बॉर्डर को भी जोड़ता है और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को भी जोड़ता है, यानी दो सीमाएं लगती है। यहाँ पर अचानक से मज़ारों की बाढ़ सी आ जाती है। देखिए, मेरे बराबर में ही एक मज़ार है। इसे राज्य सरकार ने उत्तराखंड के आदेश के बाद यहाँ पे कार्यवाही की। आप देखिए, पूरा तोड़ दिया गया था, पूरी तरह से मज़ार को ख़त्म कर दिया गया था और उसके बावजूद फिर कुछ लोगों ने आके एक बार दोबारा से मज़ार को बना दिया गया
और फिर उसके बाद चादर बना दी गई। ये देखिए पूरा नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको। ये नीचे जो टूटने की पूरी कार्यवाही है ये सब राज्य सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से दोबारा से एक बार फिर यहाँ पे मज़ार को स्थापित कर लिया गया। मेरे साथ यहाँ पे एक समाज सेवी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये इसके प्रत्यक्ष गवाह भी रहे हैं, चश्मदीद भी रहे हैं, इन्हीं के सामने ये सब हुआ था। आइए पूरा जानते हैं। जगबीर जी, सबसे पहले मुझे बताइए क्या है ये पूरा मामला, किसने तोड़ दिया, क्या निकला मज़ार के अंदर से, आपको क्या पता है? मजार के अंदर से तो कुछ नहीं निकला था जी, और ये तोड़ी थी जंगलात वालों ने, वन भूमि पर बनी है अवैध कब्जा करके। ये जो फ्रिलिंग लगी है, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने खुद ही तोड़ी थी ये, और इसको कवर कर दिया गया ताकि यहाँ पर कोई आए ना। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए जो यहाँ पर एक व्यक्ति जो नियुक्त है, जिसने मजार बनाई है, उसने फ्रिलिंग तोड़ के वहाँ से जाने का रास्ता बनाया और वहाँ से जाने का रास्ता बनाया। मतलब वो इसको जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कब्जा करके रखेगा। अब आपने सुना ये बयान, अवैध अतिक्रमण था हटाया जब सरकार ने बुलडोजर चलाकर। मजार के अंदर से कुछ नहीं निकला। सिर्फ देहरादून ही नहीं, देश भर में लैंड जिहाद का ये खेल चल रहा है। पहले भी हमने आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरीके से ये काला खेल चल रहा है, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और आपको ये भी बता दें कि हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के लैंड जिहाद का खेल चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुन लिया कि लैंड जिहाद उत्तराखंड में नहीं चलेगा। उत्तराखंड के ही जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी अवैध मजारों की भीड़ है। उस जमीन पर कब्जा करके मजार बना लिया गया जहां पर पैदल चलना भी प्रतिबंधित है। आप सोचिए ये कितना बड़ा खेल है। कुछ और बयान सुनिए। जहाँ तक बारिश की थपली वाले मजार की बात आती है तो लगभग 44 साल तो मुझे भी रामनगर में हो गए। जब पैदाई थी रामनगर से हूँ, तब से मैंने मतलब जब हम थोड़ा हो समाज सिंह को देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मजार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मजार कहलाती है, और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी ये मजार है यहाँ पे। और इस मजार का तो खैर सबसे, ये रामनगर की एक ऐसी मजार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मजारें ऐसी चिन्हित हुई हैं, इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कितनी मजारों को तोड़ा है, मगर मेरे सामने जो भी मजार आएगी मैं उन सभी मजारों को तोड़ूंगी। अगर शासन प्रशासन संज्ञान लेता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। मगर अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं लेता तब तक वो मजारों का काम हम करते रहेंगे। हमने मजारों में सिर्फ अवैध अतिक्रमण देखा, हमने मजारों के अंदर कोई भी चीज हमने नहीं देखी। हमारे पास वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें दिखा देंगे। उसके अंदर कुछ नहीं है सिवाय उन्होंने ईंटें लगा दी, उसके अंदर खाली खोखले सारी चीजें बनी हुई है। तो आपने सुना कई ऐसे समाज सेवी हैं जो कह रहे हैं कि मजारों के अतिक्रमण को वो हटाते हैं और जब मजारें तोड़ी जाती हैं तो अंदर से कुछ निकलता नहीं है। ऐसे में पहले वो बड़े सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। सवाल सबसे बड़ा ये कि 24 से पहले ये लैंड जिहाद वाली साजिश किसकी है? अवैध मजार किसने सजाया है धर्म का बाजार? सवाल ये भी कि धर्म की आड़ किसने फैलाया मजारों का ये कारोबार, क्योंकि वहां पर नकली मजारें, नकली कब्रें बनाई जाती हैं, चादर वहां पर चढ़ाने का कारोबार शुरू हो जाता है। सवाल यह भी कि 24 से पहले लैंड जिहाद क्या ये एक तरीके का बिजनेस मॉडल है क्या, और क्या कोई ये साजिश है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अभिषेक सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट आपको भेजी है जंगलों के बीच से जाकर। इनके अलावा शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद रिजवान अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर। मौलाना पीर अली कादरी अब से थोड़ी देर बाद नई स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोज की तरह एक सवाल, देश का मूड जानने के लिए वो सवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और आज का सवाल यह है कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर लैंड जिहाद क्या ये एक तरीके का बिजनेस मॉडल बन चुका है? आप अलग अलग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस पोल में हिस्सा लीजिए और आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं। इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास जाऊं, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? पिछले कुछ सालों में कहा जा रहा है सैकड़ों 1300 से ज्यादा मजारें सिर्फ वन विभाग की जमीन पर चिन्हित की गई हैं। मैं चाहूंगा 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड देता हूं कि आप एक रिपोर्ट, अपना आकलन जरूर देश के सामने रखिए। देखिए, सबसे पहले राकेश मैं आपको बता दूं, मैं उत्तराखंड में हूं और उत्तराखंड के हर उस ग्राउंड रिपोर्ट पे गया हूं जहां से उत्तराखंड की शुरुआत होती है। आज हमने राजधानी देहरादून से शुरू करके हिमाचल बॉर्डर
तक गए जहां पर हमें ये जो मज़ार है जिसके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले जब हम उत्तराखंड को देखते थे तो इस तरह की मज़ारें कम देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है कि लगातार इस तरह की मज़ारें बन जाती हैं और लोग इकट्ठा होकर वहां धूप बत्ती और तमाम चीजें करते नजर आते हैं। लेकिन ये जो अभी धामी सरकार का जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, तकरीबन 1000 बाजारों को चिन्हित किया गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। 3 से 4 महीने पहले की बात है जब हाई कोर्ट उत्तराखंड ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि जो राज्य सरकार की सरकारी भूमि है और वन में जो क्षेत्र में लगातार जो अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं उसे तुरंत खाली कराया जाए, जिसके बाद से राज्य सरकार हरकत में आती है और बुलडोजर की कार्रवाई करके लगातार जो भी वन क्षेत्रों में, जैसे एसएसबी के हमने थोड़े दिन पहले दिखाया था कि एसएसबी की जहां ट्रेनिंग सेंटर होता था वहां पूरा कब्रिस्तान बना दिया गया। वन की भूमि पे कब्रिस्तान बन रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। लगातार डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है यहाँ पे वो 30% का चेंज हुआ है। एक हालिया रिपोर्ट आई जिसमें उत्तराखंड को 30% डेमोग्राफिक चेंज यानी 30% बढ़ गया है। ठीक है अभिषेक, मैं चाहूंगा आप इस पूरे शो के दौरान हमारे साथ बने रहिए। मैं जब भी जरूरत पड़ेगी और कहीं भी आपको लगे कि आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई गेस्ट कुछ बोल रहा है तो आप जरूर बीच में आप आइएगा। और इससे पहले कि मैं मेहमानों का रुख करूं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हम किसी भी धर्म के अपमान की मंशा नहीं रखते। हम इस्लाम का बहुत सम्मान करते हैं, मजारों में जो आस्था होती है हम उस आस्था का भी सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि नकली मजारें बना दी गई, नकली कब्रें बना दी गई, इसलिए हमें यह रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है, उस पर चर्चा करनी पड़ रही है। अब मैं रिजवान साहब सबसे पहले आपके पास आता हूं। यह अजीब तरीके का पूरा मामला है। वन विभाग की जमीन जहां पर लोग पैदल नहीं जा सकते वहां पर नकली कब्रें बना दी गई। मजारों में आस्था अपनी जगह, लेकिन उस आस्था का इस्तेमाल कर लिया जाए, जमीन पर कब्जा करने के लिए नकली कब्रें बना दी जाए, नकली मजारें बना दी जाए। यह अजीब तरीके का खेल। 1000 से ज्यादा मजारें वहां पर बाकायदा चिन्हित की गई है वन विभाग के द्वारा। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अपने ओपनिंग बाइट को ख़त्म करते करते बोला कि हम इस्लाम का सम्मान करते हैं, और दूसरा शब्द आपने बोला नकली कब्र। तो एज ए पर्सन जिसने सोशल रिलीजियस इस्लाम पढ़ा है, पीएचडी करी है, मैं 2-3 बातें आपको बड़ी मूल बता दूं। पहली चीज़, अगर आप इस्लाम का सम्मान करते हैं राकेश भाई, तो मज़ार कल्चर ही को बंद होना पड़ेगा। आप उल्टा बोल गए। जो इस्लाम का सम्मान नहीं करते हैं वो मज़ार कल्चर में यकीन रखते हैं। तो अगर आप वाकई इस्लाम का एहतराम रखते हैं और उसकी इज्जत करते हैं तो आप खुल के बोलिए कि मज़ार नहीं हो सकते। अगर हम एक तरह से मूर्ति पूजा से परहेज करते हैं तो मज़ार भी एक पर्याय है या सिनोनिम है, पर्यायवाची है मूर्ति पूजा का ही। तो जो भी इंसान, कुछ अगर फिरके आप छोड़ दें, आम तौर पे मुसलमान मज़ार पर यकीन नहीं करता है और ना करना चाहिए, ये शिर्क है। और सऊदी अरेबिया में ये छोटे मोटे बुजुर्गों के और फकीरों के नहीं, बड़े बड़े मज़ार हटा दिए गए इसी मारे। तो पहली चीज ये, इस्लाम इसकी बुनियादी तौर पे गवाही नहीं देता, शहादत नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा नकली या असली। बात नकली या असली की है ही नहीं। बात यह है कि अगर एक जगह आपकी नहीं है तो अगर वहां खोदने पर कुछ अवशेष पुराने 20 साल 50 साल मिल भी जाएं और कोई कह भी दे कि साहब यहां पर कोई बुजुर्ग बैठा करते थे पेड़ के नीचे, तब भी आप उस जगह को नहीं घेर सकते। होता यह है कि एकांत जो जगह होती हैं वहां पर कोई भी कब्र बना के पहले बैठ जाता है, किसी की भी, बुजुर्ग की ना हो, किसी आम आदमी की। फिर 5 साल बाद जब नजर पड़ती है कहता अच्छा तुम्हें नहीं पता था इस पेड़ के नीचे फलाने बुजुर्ग रिजवान औलुद्दीन रिजवान खान बैठा करते थे, तुम्हें नहीं पता, ये उन्हीं का मजार है, चलो सजदा करो और खर्चा दो। ये होता है। 2019 में धामी सरकार ने 17 मजार चिन्हित किए थे, 15 उसमें से नष्ट कर दिए गए। सवाल उठता है 2 क्यों नहीं करे गए? 2 इस मारे नहीं करे गए क्योंकि वो वाकई बुजुर्गों के थे और गवर्नमेंट ने उतना पट्टा करके
बस दस्तावेजी तौर पर उनके मुतवल्लियों को दिया था, इस मारे नहीं करे गए। तो पहली चीज मजार शिर्क है। दूसरी चीज, अगर कोई फकीर और बुजुर्ग भी है तब भी तुम सरकारी जमीन पर मजार नहीं बना सकते, वो तब भी गुनाह है, तब भी हराम है। ठीक है, आतिकुर रहमान साहब, जो बातें रिजवान साहब ने कही हैं, बात नकली असली की इसलिए उठ गई क्योंकि कई समाज सेवी हैं, कई लोगों ने यह कहा कि जब मजारें वहां पर तोड़ी गई, अवैध थी इसलिए, सरकारी जमीन पर थी इसलिए, वन विभाग की जमीन पर थी इसलिए, वो नकली साबित हुई, कुछ नहीं मिला वहां से। और यहां तक एक और रिपोर्ट हमने दिखाई, शायद आपने सुनी होगी, कि वहां पर मजारें तोड़ी गई, उसके बाद 2 दिन बाद लोग फिर आ गए, फिर वहां से बनाकर कंस्ट्रक्शन और फिर वहां पर चादर चढ़ाकर चले गए। जी राकेश भाई, जहाँ तक दीन इस्लाम का सवाल है, इसके अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो फ़िरके हैं, एक फ़िरका अवश्य ये मानता है कि मज़ार शिर्क है, लेकिन सूफ़ी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बुजुर्गान दीन हैं उनकी बाकायदा एक सिलसिला होता है। इस सिलसिले के तहत अगर मज़ार बनाई गई है बाकायदा परमिशन के साथ, स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ, म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर सारे परमिशंस लेने के बाद सिलसिलावर एक कादरी सिलसिला होता है। अगर अली कादरी साहब बैठे हैं तो इस पे और रोशनी डाल पाएंगे, मेरी ज़्यादा इसमें अध्ययन नहीं है। तो ये जो अलग अलग सिलसिले चलते हैं सूफीज़म के, इस सिलसिले में, और ये सिलसिला कोई 30-50 साल का नहीं होता है, कई 100 सालों का होता है। और अगर ये सिलसिला नहीं है राकेश जी, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि स्टेट अथॉरिटीज को पूरा राइट बनता है इन मजारों को खत्म कर देने का। नहीं, राइट तो बनता है आतिकुर रहमान साहब, लेकिन ये कौन लोग हैं और क्या मंशा रखते हैं कि जाकर सरकारी जमीन पर, वन विभाग की जमीन पर जाकर वहां पर एक चीज बना देते हैं, मजारें और कब्रें बना देते हैं? ये कौन लोग हैं अगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है तो? राकेश जी, जो भी लोग हैं, इसमें जब तक कि एक क्रूअल फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं जुड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट उसमें आता है, जोन में आता है, तो ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिहाद जैसी सुप्रीम कॉन्सेप्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। जो आपको नाम देना इलीगल नाम नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन जिहाद जैसी सुप्रीम कॉन्सेप्ट का कादरी साहब इसको नाम देकर डिस्क्रिप्शन रखें। ठीक, कादरी साहब, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऐसा लैंड जिहाद नहीं चलेगा उत्तराखंड में। अब क्यों ना कहा जाए ये लैंड जिहाद, जो बातें उन्होंने कही, क्योंकि 37 साल पहले वहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं थे। 2000 से ज्यादा लंबा चौड़ा उसका रिसर्च है। देहरादून, पौड़ी में, उससे बाहर आप निकल जाइए, गुजरात के द्वारका में इस तरीके की खबरें आ गई। अलग अलग स्टेट्स में भी इस तरीके से लोग हैं जो बाकायदा जाकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो जो बातें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कही, क्यों ना उसे सही माना जाए लैंड जिहाद? साहब, पुष्कर धामी का मसला यह है कि ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं कहीं उनका पॉलिटिकल वनवास ना शुरू हो जाए, इसलिए वो लैंड जिहाद की बात करते हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए साहब, मैं आपको ये बात बड़े ही क्लियर तौर पे कहना चाहूंगा कि मस्जिद हो या दरगाह हो, गलत तरीके से जो जमीन हासिल की जाती है, या जमीन आपकी है या किसी और की है या मेरी है, और उसको जो है कब्जा कर लिया गया, उस पर मस्जिद बना दी गई या दरगाह बना दी गई, तो कतई तौर पे गलत है। ओरिजिनल दरगाह की बात कर रहा हूं मैं, दफन कर दिया गया हो अगर किसी बुजुर्ग को, तो भी गलत है। तो यहाँ पर तो बात कही जा रही है कि जो है कुछ है ही नहीं, लेकिन दरगाह बना दी गई। तो साहब ये तो कतई गलत है, हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से भी गलत है और इस्लाम के नुक्ते नजर से भी गलत है। रहा सवाल साहब शिर्क और बिदत की बात, अभी किसी ने की थी, तो मैं उनको बता दूं कि वो थोड़ा इल्म कम रखते हैं। वो यकीनन जय हिंद का बोलते हैं, हम भी जय हिंद बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ वंदे मातरम भी बोलते हैं वो। तो पहले वो जरा ये इस तरफ तवज्जो कर ले। और यहाँ पर जो डिबेट होता है शिर्क या बिदत या अकीदे के ऊपर बहस करने के लिए नहीं होता है, वरना ऐसे लोगों को तो हम बिठा के पढ़ाते हैं कि अकीदा किसको बोलते हैं और शिर्क क्या है, बिदत क्या है। ये तो अभी बच्चे हैं, इनको इल्म ही नहीं है अभी कि इस्लाम क्या बोलता है। समझ रहे हैं आप? तो ठीक है रिजवान भाई, आपके लिए बच्चे, मैं एक टिप्पणी शिवम की ले लूं, फिर मैं सीधे रिजवान भाई का रुख करूंगा। शिवम, इन लोगों को आपत्ति लैंड जिहाद से, लेकिन कहा क्या जाए फिर? गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा?
देखिए, लैंड जिहाद का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने इसकी शुरुआत की। ये कोई छोटा मामला है नहीं। अब इसको समझने के लिए कि कैसे इस पर जो है, वैसे तो ये कहते हैं कि इस्लाम के अकीदे से ये सब जायज नहीं है, गलत है, लेकिन इसको कैसे लीगलाइज किया जा रहा है ये समझने की जरूरत है। मेरे देश में सबसे ज्यादा जमीन जो है 18 लाख एकड़ जमीन डिफेंस के पास है, 12 लाख एकड़ जमीन रेलवे के पास है, 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। 8 लाख एकड़। आप शॉक करेंगे इस बात को समझकर कि अभी पिछले दिनों तमिलनाडु में एक हिंदू बाहुल गांव था थिरुचेंतुरई, उसको वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। वक्फ के पास एक वन कारपेट लॉ है कि वो जिस प्रॉपर्टी को चाहे वो ये अपना कब्जा जमा कर ये कह सकता है कि ये मेरा है। उसके बाद कोर्ट में ऑपोजिट पार्टी को ये साबित करना पड़ेगा कि ये उसका कैसे है, वक्फ को कुछ साबित नहीं करना। अब ये लैंड जिहाद बढ़ता कैसे है? एक जगह कहीं पर अगर शमशान है, उसके बराबर की आसपास की सारी जमीन कब्जा ली और वक्फ ने उसको कह दिया कि ये हमारी जमीन है, खत्म कहानी, लड़ते रहिए सालों साल। इस देश में 90% क्या 95% गांव ऐसे हैं जिनकी जो रेजिडेंशियल जगह है, जहां उनके घर बने, उनके कोई पेपर्स नहीं है, क्योंकि बाप दादा एक जमाने में तो यहां पर पेपर्स नहीं थे ना। अब अगर वक्फ ने ऐसा कर दिया तो सोचिए क्या होता है। तो मामला वहां से शुरू होता है। और जहां तक ये मजारों का और इन तमाम चीजों का है, एक तरफ आप कहते हैं कि ये सब जायज नहीं है, कादरी साहब ने कहा ये जायज नहीं है, शफीकुर रहमान बर्क ने कहा ये जायज नहीं है, लेकिन इन लोगों को कोई सुनता क्यों नहीं? आप चले जाइए उत्तराखंड, अगर आप जाकर देखेंगे, ये बिल्कुल सही बात है, आप अगर वहां जाकर देखेंगे जंगल में दूर दूर जहां कोई जाता ही ना हो, जो जानवरों की जगह है, जो सिर्फ सेंचुरी की जगह है, उसमें देखेंगे तो सिर्फ मजार मजार मजार। कल वो वक्फ उस पे अपनी जो है चीजें घोषित कर देगा और फिर अंत में ये कह दिया जाएगा कि मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर आप इस बात को इस्लाम के तहत मानते भी हैं तो अपने लोगों को बताएं भी कि ये गलत है, सरकार की जमीन हो या किसी निजी आदमी की। निश्चित तौर पर ये गलत है। आप कादरी साहब एक साथ बोलिएगा, चूंकि आपने रिजवान भाई का भी जिक्र किया तो रिजवान भाई का भी जवाब बनता है। रिजवान भाई, आप अभी बच्चे हैं कादरी साहब के लिए। जी जी, देखिए, एक तो मुझे इतना पता है कि जब मेरे बारे में कोई भी कुछ बोल रहा है मैं बीच में ना बोलूं। बहुत आसानी से गूगल कर लीजिएगा, बिल्कुल करते ही मिल जाएगा। द मॉस्क ऑफ मतरीन, द टोम ऑफ सैयद इमाम जफर अल सादिक, द टोम ऑफ सलमान फारसी, द टोम ऑफ हमजा, ये सारे मकबरे सऊदी गवर्नमेंट ने। ये सऊदी कौन है? ये जब बताता है ना चांद नजर आ गया, मान लाए क्या जब ईद मनाता है पूरी दुनिया। पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तुम फिर बीच में बोल। कादरी साहब आप सुन लीजिए, फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगा, आप अपना जवाब दे दीजिएगा एक एक करके। कादरी साहब एक एक करके बात हो रही है, इसीलिए जाहिल कहलाते हो तुम लोग। जब तुम मुझे बच्चा बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? चुप रहो, अभी बीच में बोल रहे की बात अकीदे तक बोल आना। चुप। कोई डिबेट आप नहीं करता है, एक नंबर का जाए नहीं दे, कभी ना आई दे। नहीं, ऐसी बातें नहीं। बिल्कुल, मैं बीच में आता हूं। सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। कादरी साहब, कोई भी हो, कोई भी पैनल पर बैठा कोई भी शख्स, कोई किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। कादरी साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप सर सुन लीजिए, जो बातें आपको लगे आप अलग से जवाब दे लीजिएगा। रिजवान भाई अपनी बात पूरी करिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। जब तुम मुझे बच्चा बोल रहे थे तो मैं बीच में बोला था। जब तुम बोल रहे थे मैं बिठा के पढ़ाऊंगा इसको, मैं बीच में बोल रहा था, नहीं बोल रहा था ना? यही फर्क है तुम में और मुझ में, यही फर्क है तुम में और मुझ में। आई बात समझ में? पहली चीज। अब आप राकेश भाई दूसरा सवाल सुनिए। कादरी भाई ये मानते होंगे कि मजार पर जाके सजदा करना और मन्नत मांगना जायज है, तो ये माने, पर ये हर मुसलमान पर ये बात ना थोपें, पहली चीज। दूसरी बात, हमारे मुंबई से जो साथी बैठे हैं अतीकुर रहमान भाई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि आप इसको कुछ भी कहिए, जिहाद ना बोलिए। जिहाद एक पाक मुकद्दस चीज है, अच्छा नहीं लगता। राकेश भाई, शिवम त्यागी, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन एक संशोधन है भाई। जब आज से 50 साल पहले जिहाद का नाम लेके आतंकवाद शुरू हुआ, जिहाद का नाम लेके बम फोड़े गए, जिहाद का नाम लेके गर्दनें काटी गई, जिहाद का नाम लेके गैर मुसलमानों को मारा गया,
जिहाद का नाम लेके आतंकवादी संगठन बनाए गए। ये दर्द जो आज आपको हो रहा है, अगर आपको 40 साल पहले हुआ होता तो धामी साहब की हिम्मत ना होती इसको जिहाद बोलने की। ठीक, पहले जिहाद शब्द को बेरुसवा आपने किया, जिहाद का चीरधरण आपने किया, ठीक, जिहाद को बेपर्दा आपने किया। ठीक है रिजवान और अब जी, जब ठीक है, धामी साहब आतिकुर रहमान बोलते साहब, हैं, रिजवान जी तो की बातें आपके आपने पेट में सुनी, दर्द होता है। और अभिषेक जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उन्होंने भी बताया कि कैसे पूरा ये लगता है कि साजिशन डेमोग्राफी चेंज। तो आपको लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा खेल है जो चल रहा है? हाँ, खेल तो बहुत बड़ा है राकेश जी। देखिए उत्तराखंड की क्योंकि स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, नहीं, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुजरात की भी बात कर रहा हूं। गुजरात के द्वारका में भी 2005 की जो सैटेलाइट इमेज है और उसके बाद अब बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया जिस पर अब सरकारों का ध्यान है। तो ऐसा नहीं कि यह मामला सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर, द्वारका में भी। अब अपनी बात पूरी करिए राकेश भाई। 20 सेकंड सिर्फ उत्तर प्रदेश हाँ, में मैं दे नहीं, दूंगा, क्योंकि अतिकुर रहमान की शिवम बात जी ने पूरी हो कहा जाए। तमिलनाडु में भी है, वक्फ बोर्ड की भी बात की, वक्फ बोर्ड की भी बात की, वक्फ की जमीनें कैसी उन्होंने गिना भी दिया। अरे भाई वक्फ कौन कर रहा है, वक्फ एक्ट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ये भी तो सब चीजें देख लीजिए। लेकिन बात यहां पर राकेश जी ये है, लीगल इलीगल, हक ना हक। ठीक, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप चाहे जितना भी खराब और अच्छा नाम दे दीजिए इन सब चीजों को, सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी पे थोप दीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमान में पूरी दुनिया नहीं, मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। यकीन सर जाकर वहां पर अपनी कौम में लोगों को दिलवाइए जो इस तरीके से अवैध जमीनों पर कब्जा, इस तरीके की बात है। बोल देंगे तो बात कैसे नहीं, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। शिवम त्यागी 15 सेकंड, शिवम त्यागी 15 सेकंड, फिर मैं रिजवान भाई। वक्फ को बस इतना समझ लेने की जरूरत है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो आखिरी दिन पर एक दिन में वक्फ को दिल्ली में 120 प्रॉपर्टीज दी गई थी। वक्फ को कहने की बस इतनी सी बात है कि जिस तरीके से चीजें बढ़ी है, पिछले 5 साल में उनकी प्रॉपर्टी दुगनी हो गई। ठीक है, एक तरफ आप कहते हैं कि हम सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है। दूसरी तरफ आप 15 सेकंड रिजवान भाई, आपकी बात आखिरी। दान कर दी, ये कब्जे की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ब्रेक लेना है मुझे। रिजवान भाई 15 सेकंड। राकेश भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं लिया। जिहाद शब्द को रुस्वा मुसलमान ने किया या गैर मुसलमान ने? जरा आतिकुर रहमान से सीधा सवाल पूछिए। सर इस पर कभी और जवाब ले लेंगे। वैसे आपको पता है किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन स्किप कर दिया। वक्त इतना ही है, ब्रेक लेना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।